हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों आपके आरपीएफ एसआई के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो कि एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। जो जिस तरह एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूं। ये वीडियो देखिए दोस्तों, उम्मीद मानिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं इसी वीडियो से, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। और चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक ना। देखिए दोस्तों, देखिए ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष और पदक जीता है, यानी किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने दोस्तों ओलंपिक में पदक जीता है। देखिए दोस्तों, अभी तक 8 बार भारतीय हॉकी टीम ने दोस्तों ओलंपिक में पदक जीता है, 8 बार जीता है, ठीक ना। अब 8 बार कब जीता है दोस्तों, देखिए 1928 से 1956 तक लगातार 6 बार जीता है, ठीक ना। लगातार केवल पदक की बात किया जा रहा है, ठीक ना। तो 1928 1956 बार लगातार 6 बार पदक जीता है, और 1964 में जीता है और 1980 में जीता है, ठीक ना। 56 के बाद 60 आ जाएगा, 56 के बाद क्या आ जाएगा, 1960 आ जाएगा। तो 1960 को अगर छोड़ दिया जाए तो 1964 में जीता है, ठीक ना। तो यानी लगातार 7 बार हो जाता है। तो अभी तक 8 बार ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने दोस्तों पदक जीता है, याद रखिएगा, एकदम महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अब देख लेते हैं दोस्तों, देखिए अगर पूछे कि विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक, तो देखिए दोस्तों 2024 में रैंक है 105 भूखमरी सूचकांक में। 2024 में रैंक है 105, लेकिन 2023 वाला अगर पूछ दे तो 111 याद रखिएगा, 111 मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों 51 क में किया गया है। आपके ऑप्शन में 51 ए दे तभी भी वो भी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो 51 क में दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। भाग पूछे तो भाग 4 क में किया गया है, ठीक ना। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है दोस्तों, रूस से लिया गया है, ठीक ना। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, तो ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है दोस्तों। और याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य को दोस्तों संविधान में किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया दोस्तों, तो सरदार सवर सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया, ठीक है। सरदार सवर सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। और दोस्तों देखिए मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। तब बस आप याद रखिएगा दोस्तों 10 + 1 याद रखिएगा, यानी 10 + 1 यानी 11। जो 10 मौलिक कर्तव्य, शुरू में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान में, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक ना। किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे ये याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, 1976 के द्वारा। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों इसको जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, 2002 के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो ये 86वां संविधान संशोधन यानी जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों, ये शिक्षा से संबंधित था, ठीक है, शिक्षा से। तो इतना क्वेश्चन अगर आप याद रखेंगे तो उम्मीद मानिए आपके शिफ्ट में जरूर किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन फंसने वाला है यहाँ से, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए महान्यायवादी के बारे में आपके एग्जाम में हाल ही में पूछा था। तो जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, तो 3rd यानी 2 तारीख को 3rd शिफ्ट और 3 तारीख को 1st शिफ्ट में दोस्तों महान्यायवादी से क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। तो महान्यायवादी को इंग्लिश में दोस्तों अटॉर्नी जनरल कहते हैं। इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 76 में किया गया है। ये दोस्तों भारत का कानून मंत्री होता है, कानून मंत्री या विधि अधिकारी कह लीजिए, भारत का विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी होता है, ठीक ना। यानी अगर कभी भी देश की बात आए दोस्तों, देश के बारे में कुछ लड़ना हो, ठीक ना, जिस तरह वकील होते हैं वो महान्यायवादी काम करेगा। उसी तरह दोस्तों हर राज्य में महाधिवक्ता होता है, ठीक ना, एडवोकेट जनरल कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसका उल्लेख दोस्तों किया गया है अनुच्छेद 165 में, ठीक ना। देखिए दोस्तों किस तरह याद होगा, महान्यायवादी का उल्लेख 76 में है, तो 76 से केवल 1 घटा दिए दोस्तों, तो 7 में से 1 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। तो एडवोकेट यानी महाधिवक्ता का दोस्तों उल्लेख आ जाएगा, महाधिवक्ता का दोस्तों आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक ना। ट्रिक आ जाएगा, ट्रिक से इस तरह याद कर सकते हैं। कई का याद रखिएगा दोस्तों, कई का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है, ठीक ना। कई का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। अगला देख लेते हैं। देखिए फीफा वर्ल्ड कप का बारे में याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो हुआ था दोस्तों, आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये कतर में हुआ था, ठीक ना। कतर में इसका आयोजन हुआ था दोस्तों। और इसमें विजेता कौन था दोस्तों, तो अर्जेंटीना विजेता था और फ्रांस हार गया था, ठीक ना। फ्रांस हार गया था। कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था 2022 वाला।
विजेता अर्जेंटीना और फ्रांस हार गया था, ठीक ना। जिसका भी दोस्तों 9 तारीख को एग्जाम है वो जरूर देखिए, 9 तारीख को है। अब कब है दोस्तों, या 12 या 13 को होगा, ठीक ना। यानी जिसका भी आगे एग्जाम है दोस्तों जरूर देखिए। और दोस्तों 2026 वाला याद रखिएगा कि 2026 वाला कहाँ होगा फीफा वर्ल्ड कप, तो ये कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट में होगा, ठीक ना। कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट में होगा। अब देखिए दोस्तों जनगणना के बारे में आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, एक शिफ्ट एक क्वेश्चन। तो जनगणना से मैंने क्वेश्चन लाया है दोस्तों। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो 121 करोड़ है। पूरा आप याद कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूरा मैंने नंबर दे दिया है। तो लगभग 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे कम बाल लिंगानुपात किस राज्य में है दोस्तों, तो हरियाणा में है। सबसे कम बाल लिंगानुपात किस राज्य में है, हरियाणा में है, ठीक ना। और 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात किस राज्य में ज़्यादा है दोस्तों, तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना। तो कम बाल लिंगानुपात हरियाणा में, और किस राज्य में ज़्यादा बाल लिंगानुपात है, तो अरुणाचल प्रदेश में। दोनों क्वेश्चन याद रख लेना है। और देख लीजिए जनगणना से सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में, ये लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में, कम लिंगानुपात भी हरियाणा में, ठीक है। कम बाल लिंगानुपात हरियाणा में, और कम लिंगानुपात भी हरियाणा में, ठीक। और देख लेते हैं दोस्तों, और देख लेते हैं बाल लिंगानुपात, और देख लेते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है दोस्तों, तो केरल में। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है। लेकिन कम लिंगानुपात पूछे तो कम लिंगानुपात हरियाणा में। सर्वाधिक साक्षरता हो जाएगा केरल में। कम साक्षरता दोस्तों बिहार में, ठीक ना। सर्वाधिक साक्षरता केरल में, कम साक्षरता बिहार में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो पूछे दोस्तों तो बिहार में हो जाएगा, ठीक ना। कम जनसंख्या घनत्व तो पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ये एकदम महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा, जरूर आपके एग्जाम में पूछेगा। ये तो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत का बाल लिंगानुपात कितना है दोस्तों, तो 918 है, 918 है। अब भारत की जनसंख्या घनत्व तो कितना है दोस्तों, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बाल लिंगानुपात याद रखिएगा भारत वाला। और दोस्तों याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले जनगणना की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 1872 में दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय दोस्तों जनगणना शुरू हुई थी। उसके बाद दोस्तों पूरी तरह यानी पूरी जनगणना 1881 से स्टार्ट हुई, और ये दोस्तों हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक ना। स्वतंत्रता के बाद दोस्तों ये हमारी 7वीं जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद हमारी 7वीं जनगणना है। ओवरऑल में दोस्तों 15वीं जनगणना है, ठीक ना, 2011 वाली। तो ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस यूटी का है दोस्तों। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो ये दोस्तों है पांडिचेरी का, ठीक ना। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लक्षद्वीप है। कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप। ज़्यादा लिंगानुपात पूछे तो यूटी में पांडिचेरी, ठीक ना। साक्षरता भी देख लीजिएगा। साक्षरता की दृष्टि से दूसरे नंबर पर केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों, तो देखिए पहले नंबर पर तो लक्षद्वीप है। अगर दोस्तों यहाँ पर कम जनसंख्या है दोस्तों, कम जनसंख्या है तो निश्चित है कि साक्षरता भी इतनी ज़्यादा ही होगी, ठीक ना। तो कम जनसंख्या भी लक्षद्वीप में, और सर्वाधिक साक्षरता भी लक्षद्वीप में। दूसरे नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर दमन और दीव है, उसके बाद चंडीगढ़ है, उसके बाद अंडमान निकोबार है, लेकिन सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप, ठीक ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे देखिए, और उत्सव भी आपके एग्जाम में पूछ रहा है, तो कुछ महत्वपूर्ण उत्सव मैंने लिखा है कि रण उत्सव किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो गुजरात कच्छ से संबंधित है। रेत कला उत्सव दोस्तों उड़ीसा से संबंधित है, ठीक ना। और दोस्तों माधवपुर मेला के बारे में याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है। तो माधवपुर मेला कितने दिनों के लिए लगता है, तो 4 दिनों के लिए लगता है। कहाँ लगता है, तो पोरबंदर गुजरात में लगता है। तो माधवपुर मेला कहाँ लगता है, पोरबंदर गुजरात में। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी ना किसी एग्जाम में जरूर टपक जाते हैं, ठीक है, और किसी को याद नहीं रहता है। हिंडीबा देवी उत्सव याद रखिएगा। सो हिंडीबा देवी उत्सव हिमाचल प्रदेश में लगता है। अम्बुबाची का मेला दोस्तों असम में लगता है। अम्बुबाची का मेला असम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ समाज पूछे जा रहे हैं तो इसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1828 में हुई थी। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक ना। याद भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ब्रह्म क्या होते हैं दोस्तों, तो ब्रह्म राजा होता है। ब्रह्म क्या होता है, राजा होता है। तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में। आत्मीय सभा की स्थापना भी दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, हाल ही में जो 3 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ये भी याद रखिएगा। कब की थी दोस्तों? 1867 में की थी, 1867 में की थी, ठीक है। 1867 में की थी प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने। और आर्य समाज की स्थापना दोस्तों ये कब किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में, 1875 में किया था, ठीक है। याद भी कर सकते हैं दोस्तों। प्रार्थना कैसे किया जाता है दोस्तों? तो आत्मा से किया जाता है, तो आत्माराम पांडुरंग। आर्य, जो आर्य लोग आए थे दोस्तों, कहाँ से आए थे? ये उत्तर और पश्चिम की ओर से आए थे आर्य लोग। तो आर्य क्या थे? दयावान थे। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। तत्वबोधनी की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभिनव भारत किसने शुरू किया था दोस्तों? तो वीर सावरकर ने। अभिनव भारत की शुरुआत वीर सावरकर ने। तो ये क्वेश्चन याद रख लेना दोस्तों। देखिए नीति आयोग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है दोस्तों? यानी CEO कौन है नीति आयोग के वर्तमान में? तो B.R. अम्बेडकर हैं, B.R. अम्बेडकर कर रहे हैं, B.R. सुब्रमण्यम है, ठीक है। उपाध्यक्ष दोस्तों सुमन बेरी हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था दोस्तों। और नीति आयोग के पहले CEO सिंधु श्री खुल्लर हैं, सिंधु श्री खुल्लर थे, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये भी याद रखिएगा, मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है, ठीक ना। न्यू दिल्ली में दोस्तों इसका मुख्यालय है नीति आयोग का, ठीक ना। और दोस्तों देखिए आपके एग्जाम में दोस्तों ये मौलिक अधिकार से कौन सा पूछ रहा है दोस्तों, तो उसको भी दे रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। देखिए दोस्तों मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मौलिक अधिकार, ठीक ना। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया दोस्तों? तो से अमेरिका, याद रखेगा, अमेरिका से लिया गया दोस्तों मौलिक अधिकार, अमेरिका। और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 6 मौलिक अधिकारों की संख्या है दोस्तों। और याद रखिएगा मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया दोस्तों? तो भाग 3 में किया गया है, ठीक ना। भाग 3 में किया गया है। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक है दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। किस भाग में किया गया? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का किया गया है, ठीक है। ये से 3 याद कर सकते हैं, से अमेरिका याद कर सकते हैं। 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार तो ये भी याद रखिएगा। पहले कितने मौलिक अधिकार थे दोस्तों? तो 7 मौलिक अधिकार थे। तो कौन हटा दिया गया दोस्तों? तो ये हटा दिया गया दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक ना। कहाँ रख दिया गया दोस्तों? तो 300 क में रख दिया गया, 300 क में रख दिया गया। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकता है, ठीक है। तो आज के लिए भी इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।